जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात करेंगे आज। इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में क्यों अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, क्यों कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं में असंतोष का शोर विवादित होता जा रहा है, क्यों कांग्रेस के नेता एकजुट होने का संदेश दे नहीं पा रहे हैं, चुनावों में हार के बाद कांग्रेस क्या दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही है। यह सवाल इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के धमतरी में कांग्रेस की बैठक होती है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहते हैं, कार्यकर्ता भी, लेकिन माहौल तनातनी का रहा। कलह का साया बैठक में लगभग छाया रहा। नतीजा क्या निकला, करेंगे चर्चा। कांग्रेस, कलह और कार्यकर्ता। लेकिन पहले मुद्दे को समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। 15 साल से तो पार्टी के अंदर खा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलेश थमने का नाम ही नहीं ले रही और इसकी एक बार फिर झलक तब देखने को मिली जब बीते दिन धमतरी में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने कार्यकर्ताओं ने जमकर भड़ास निकाली। कुछ नेताओं को जिम्मेदार भी ठहराया गया, जिनके कारण पार्टी की नैया डूब रही है। हैरानी की बात तो यह है कि दीपक बैज को जब कार्यकर्ताओं की बात सुननी थी, उस दौरान वो उन पर ही भड़कते नजर आए। 5 साल में जो कार्यकर्ताओं का कुछ फर्क नहीं हुआ और जो 40 वार्ड में हम हारे, उसकी तकलीफ थी और इसी का हमारा विरोध था। बस ये मनमानी कर रहे थे, अब कहाँ से मनमानी करेंगे। बैठक के दौरान देखिए, बैठक में आपस में घर में बैठे, हो सके किसी का विचार से सहमत नहीं हो सकता है, लेकिन इसको हंगामा या इसको इस तरह के नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा है अगर कोई बात है मैं अलग से चर्चा करूंगा। एक तरफ कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति बनी हुई है, दूसरी ओर बीजेपी ने मौका लपकते हुए एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। सरकार थी इनकी, तब भी आपस में लड़े लोग और उसका खामियाजा पूरे छत्तीसगढ़ ने भोगा है और अभी भी इनकी लड़ाई चल रही है। तो आज कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, समाप्ति की ओर बढ़ रही है। सिर फुटबॉल भारतीय जनता पार्टी और सरकार में है, इसलिए अभी तक लगभग 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार अभी तक 2 मंत्री नियुक्त नहीं कर पा रही है। मतलब समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी में कितना सिर फुटबॉल। कांग्रेस भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर ले, लेकिन सब कुछ फिलहाल ठीक नजर आ नहीं रहा। यही कारण है पार्टी लगातार हार का मुंह भी देख रही है। देखना होगा दीपक बैज कैसे कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कांग्रेस में वाकई कलह है या फिर बीजेपी के आरोप निराधार हैं? करते हैं डिबेट, चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज धनंजय ठाकुर जी, माफ कीजिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम सवाल करेंगे। धनंजय ठाकुर जी, आपका स्वागत करते हुए पहला सवाल मेरे आपसे ये है कि देखिए, बतौर पत्रकार हम चाहते हैं कि अगर सरकार मजबूत है तो विपक्ष भी उतनी मजबूती के साथ खड़ा दिखे, डटा दिखे। लेकिन पिछले फैक्ट फाइंडिंग समिति से जुड़ी तस्वीर सामने आई, कहां जहां आपकी बैठक हो रही है उससे जुड़ी तस्वीर सामने आई, एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। विवाद का शोर ज्यादा है, सवालों का शोर ज्यादा है, सियासत का शोर ज्यादा है। क्या कांग्रेस में कलह बढ़ती जा रही है? देखिए दिव्यांश जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। और आप देखेंगे जिस प्रकार से 6 महीने में साई की सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक नेता लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं। चाहे बलौदाबाजार हिंसा का मसला हो, चाहे वो किसानों को खाद की कमी का मामला हो, या बिजली दर में वृद्धि और कटौती का मसला हो, या प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था हो। कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है और युक्ता के साथ हम कर रहे हैं। 2-3 बड़े आंदोलन हमारे भी हुए, इसमें सरकार के पसीना निकलने लग गया है। और कहीं भी अगर हम बैठक करते हैं, वहां का कोई कार्यकर्ता अपने शिकायत करते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी बात को सुनी जाती है और ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। आप धमतरी की बात कर रहे थे, धमतरी में आप देखेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज एक बैठक ले रहे थे, वहां 2-3 कार्यकर्ताओं ने अपनी शिकायत को सामने रखा। तो धनंजय जी, बैठक था तो धनंजय जी देखिए, एक आंख से जब आप किसी बैठक को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो माहौल समझ में आता है बॉडी लैंग्वेज से। जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, देखिए मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं, जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है वो बहुत नेगेटिव थी कहीं ना कहीं।
नहीं, मैं तो आप पे आरोप ही नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, एक बैठक हो रही थी, बैठक का एजेंडा था और उसमें 2-3 लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई जी ने कहा कि बैठक के बाद उनसे व्यक्तिगत चर्चा कर लेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी में संभव है, ये भारतीय जनता पार्टी में हो नहीं सकता, वहां तो तानाशाही है, पहली बात। दूसरी बात है, सरकार में देखिए कितना सिर फूटा हुआ है शायद सरकार में। बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, विधायक सृजन सुंदरानी जी अपने सरकार के खिलाफ ही जाके ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो गुटबाजी तो वहां पर है। हम विपक्ष में है, हमारी कार्यकर्ताओं में अगर कोई नाराजगी है तो निश्चित तौर पर उसको हमारी जिम्मेवारी उस शिकायत को दूर करना, और लगातार हम इस प्रदेश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। अभी 24 तारीख को हमारा विधानसभा घेराव है, ये जो असहाय सरकार है इसके नाकामियों को लेकर आप देखेंगे हमारी जुटता। आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, आवाज भी उठाएंगे भी, लेकिन इस आवाज में कितनी एकजुटता है समझाएंगे हमें अनिल द्विवेदी जी। अनिल जी, बतौर वरिष्ठ पत्रकार आपको क्या दिखाई दे रहा है, कांग्रेस कैंप में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, कांग्रेस में वही हो रहा है जो 5 साल तक कोई राजनीतिक दल जब सत्ता में होता है और वो एंटी इनकम्बेंसी आती है, सरकार में तो आती ही है, जिसके चलते जनता आपको विदा कर देती है और फिर बाद में पार्टी में आती है। तो पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी है फिर वो 5 साल तक चलती है। अभी धमतरी का ये ताजा दृश्य वीडियो सामने आया जिसमें दीपक बैच के कुछ असंतोष किस्म के नेता उन्हें कुछ बातें सुना रहे हैं जो गुटबाजी चरम पर दिख रही है। इसके पहले राजनांदगांव में भी एक वीडियो आया था, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे थे, तब एक नेता ने सार्वजनिक तौर पर पार्टी के कुछ लोगों पर नाराजगी जाहिर की थी। और ये बात अलग थी कि वहां भूपेश बघेल जी ने बड़े दिल के साथ कहा था कि उसे बोलने दीजिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। दीपक बैच ने और उल्टा अपने ही कार्यकर्ताओं को चुप रहने का कह के आग में घी डालने जैसा काम किया। कार्यकर्ता है, नाराज है, तो उसकी बातें तो सुनना होगी। सरकार जब आती है तो मुट्ठी भर लोगों को सत्ता की रेवड़ियां मिलती हैं और 90% कार्यकर्ता बगैर किसी लाभ के काम करता रहता है। जिंदाबाद के नारे लगाने हैं तो कार्यकर्ता चाहिए, पसीना बहाना है तो कार्यकर्ता चाहिए, रैली लानी है तो कार्यकर्ता चाहिए। लेकिन जब सत्ता की रेवड़ियां आएंगी तो चुन चुनकर अपने खास चेहरों को दी जाती हैं। तो कार्यकर्ता का सवाल यही था, धमतरी में भी यही सवाल था कि उन लोगों को बुलाइए संगठन में जिन लोगों ने 5 साल सत्ता के मजे लूटे। अब सरकार कार्यकर्ता बनाता है, लेकिन अफसरशाही के चलते कांग्रेस की सरकार कितनी बदनाम हुई। कोल घोटाला हुआ, फिर तमाम तरह के अफसर थे जो IAS थे वो जेल भेजे गए। तो मेहनत करके कार्यकर्ता सरकार बनवाता है और 5 साल तक जब सत्ता रहती है तो जो अफसर होते हैं, जो बिगड़े बड़े नेता होते हैं, वो मजे लूटते हैं और कार्यकर्ता जो है कुछ मिलता नहीं है। तो ये समीकरण कैसे ठीक होगा? इसके लिए कांग्रेस को पार्टी के साथ साथ संगठन को दुरुस्त करने की जरूरत है। अभी 6 महीने से ज्यादा हो गए विधानसभा चुनाव हुए, अभी तक कार्यकर्ताओं की नेताओं की जिम्मेदारी तय नहीं हुई कि कौन जिम्मेदारी। इशारा आपने दिया है, उस इशारे पर जरा और हम खुल के बात कर लेते हैं धनंजय ठाकुर जी से। धनंजय जी, अनिल जी ये कह रहे हैं कि धनंजय ठाकुर जी बढ़ चढ़कर जब सरकार में थे उस वक्त भी और आज भी जमकर आवाज उठाते हैं, संगठन के लिए खड़े हैं और सरकार को घेरने के लिए खड़े हैं, लेकिन कई ऐसे कार्यकर्ता हैं उन्हें तवज्जो नहीं मिलती है और जब वो कुछ पूछते हैं तो उन्हें चुप करने की हिदायत दी जाती है, चुप रहिए। देखिए दीवान जी, मैं थोड़ा सा अनिल द्विवेदी जी की बात को कंप्लीट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि 2 कार्यकर्ता धमतरी के बैठक में शिकायत कर रहे थे तो दीपक भाई जी ने उन्हें चुप रहने को कहा है। थोड़ा इसमें स्पष्ट कहता हूं, दीपक भाई जी ने उनसे कहा है कि ये बैठक हो रही है, बैठक के उपरांत वो उनसे व्यक्तिगत चर्चा करेंगे, तो बैठक का जो एजेंडा है तो भी चर्चा कर लेते हैं और दीपक भाई जी उनसे चर्चा भी की है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी में होगा कि कार्यकर्ता की बात को सुना जाता होगा। रही गुटबाजी की बात है तो स्वाभाविक सी बात है, आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वहां कई लोग अपनी पसंद के नेताओं के साथ जुड़े रहते हैं, संगठन का काम करते हैं और अपनी बात को भी रखते हैं। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का वो दिन याद आता है, अगर हम कला की बात करें तो जब राज्य का निर्माण होता है तो एक प्रभारी बनकर आते हैं छत्तीसगढ़ में, जो नेता प्रतिपक्ष को चुनना होता है। इतने सिर फुटवलती, इतना गुंडागर्दी थी भारतीय जनता पार्टी में कि उस व्यक्ति को टेबल के नीचे छुपकर अपनी जान और माल की सुरक्षा करना पड़ा था। कांग्रेस की सरकार ने सुरक्षा पूर्वक उनको सुरक्षा देने का काम किया था। और मैं तो आज ही की घटना का जिक्र कर रहा हूँ ना, शायद सरकार के खिलाफ सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत जी और सुंदरानी जी जाके ज्ञापन सौंपते हैं, तो गुटबाजी कहाँ पर है? हमारे कार्यकर्ता हमारी पार्टी में बात रख रहे हैं, हमारे मुखिया के सामने बात रख रहे हैं, स्वाभाविक से बात हमारे मुखिया ने उनको
सुनने का काम किया है। और इसे गुटबाजी या कलह नहीं कहते हैं, अपनी बात रखेंगे। भाई अपने मुखिया के सामने बात नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे कार्यकर्ता बात? हमारी पार्टी में चीजें सुनी जाती है और कांग्रेस संगठन मजबूत है, इसीलिए तो आज आप देखेंगे विपक्ष में भी हैं तो जनता की आवाज उठा रहे हैं। हम सत्ता में थे तो जनता हित के लिए काम किए, केंद्र में भी आप देख लीजिए, राज्य में भी देख लीजिए, और लगातार भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, कांग्रेस पार्टी मजबूत है, इसीलिए भयभीत है। ठीक है अनिल द्विवेदी जी, सरकार का पक्ष हो या विपक्ष का पक्ष हो, जब उनके खिलाफ कोई बात पूछी या कही जाती है तो राजनीतिक धर्म के तहत, पार्टी धर्म के तहत उस बात को नकारा जाता है। अगर हम कांग्रेसी खेमे की बात करें, हमने देखा था जब 5 साल की सरकार थी, कई विधायक दिल्ली पहुंच गए थे, क्या उस वक्त माहौल देखने को मिला था। अभी मैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात भी कर रहा हूं, जो चुनाव क्यों हारे उसको लेकर जांच कर रही है। ये जब बैठकें होती हैं, संयम, डिसिप्लिन और बात रखना भी और बात को सुने जाना भी, इस लिहाज से कांग्रेस कहां कमजोर पड़ रही है? देखिए, कांग्रेस की जड़ें छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है। कांग्रेस का सबसे निचला प्रदर्शन भी हुआ ना तो कांग्रेस ने 35 सीटें जीती है। इससे ये मैसेज है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का दबदबा बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जनता विकल्प के तौर पर बीजेपी को क्यों देखती है, ये कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है। विधानसभा में करारी हार हुई, लोकसभा चुनाव में आप 11 में से 10 सीटें हार गए, एक ही सीट जीत पाए, लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। कौन नेता जिम्मेदार है इसके लिए? सचिन पायलट प्रभारी हैं, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष हैं कि वो जिम्मेदारी लेंगे? या बड़े नेता जो अभी तक सरकार के लिए प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है? तो अभी बैठकों का दौर जरूर जारी है, लेकिन बदलाव की कोई पहल अभी तक शुरू नहीं हुई है। क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदला जाएगा? क्या उनकी टीम बदली जाएगी? सालों साल से जो पार्टी के नेता बने हुए हैं, क्या उनको हटाकर युवा चेहरे सामने लाए जाएंगे? ये सवाल हम, क्या सरकार का चेहरा अलग होगा? सत्ता संगठन? अनिल जी, ये सवाल हम कांग्रेस से नहीं कर सकते कि वो किसी को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये उनकी मर्जी है। असर क्या होगा ये वो जाने। जी नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप बदलाव करिए, लेकिन समय को देख के करना चाहिए। सचिन पायलट को आपने प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया और 6 महीने में वो क्या रिजल्ट दे पाते? इससे अच्छा तो आप जो पहले शैलजा थी प्रभारी, उन्हीं को जारी रहने देते। कम से कम उन्होंने पार्टी को पहचान तो लिया था, नेताओं को जानती तो थी, जिलों की स्थिति तो जानती थी। लेकिन आपने सचिन पायलट को लाया तो खेल बन नहीं पाया। आप 2 सीट लोकसभा की जीती थी आपने, वो हार करके आप 1 पर आ गए, बाकी तो 8 खैर छोड़ ही दीजिए। तो बदलाव अगर कर भी आप रहे हैं तो वो पार्टी के लिए कितना उपयोगी है, जनता उसको कितना पसंद करती है, ये देखने वाली चीजें होती है। और इसके अलावा जो पार्टी कांग्रेस की सबसे बड़ी जरूरत मैं देखता हूं एज ए पत्रकार, संगठन कहीं है ही नहीं। संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। अगर संगठन में अनुशासन का डंडा रहेगा, संगठन मजबूत रहेगा, उसके लिए एक अलग से उसका, जैसा कि बीजेपी में भी है, संगठन बड़ा मजबूत है, वहां अनुशासन काफी अच्छा है, तो क्या ये कांग्रेस में ये परिपाटी चल सकती है? इस पर बदलाव करने की जरूरत है, इस पर चिंता करने की जरूरत है। और अभी भी मैं बताऊं आपको, भूपेश बघेल बहुत अच्छा चेहरा है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अगर गुटबाजी होगी, अगर आप एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे तो कोई नेता कैसे इतना आगे पार्टी को ले जा पाएगा? भूपेश बघेल जी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने सरकार बनाई, काफी मेहनत की, उसके चलते प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनी। यहाँ पर 5 साल उन्होंने चलाया भी। टांग खींचने की बात कर रहे हैं, मुझे बृहस्पति जी का नाम याद आ गया। मैं और भी बहुत सारे नाम गिना सकता हूं कि, तो सवाल यह है कि आज कांग्रेस को किस तरीके से, अब आगे नगर निगम चुनाव होने, पंचायत चुनाव होने, इसके पहले कांग्रेस का कायाकल्प धनंजय ठाकुर जी है। आप पुराने चेहरों को बजाय नए चेहरों को प्राथमिकता देंगे तो पार्टी का कल्याण होगा। ठीक है धनंजय ठाकुर जी, इस पर आपका पक्ष? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी सक्षम है, किसको क्या जिम्मेदारी देना है, किसको क्या जिम्मेदारी से मुक्त करके और कौन सी जिम्मेदारी देना है, किस प्रकार से संगठन काम करेगा। मैं तो धन्यवाद दूंगा अनिल द्विवेदी जी को, लेकिन कांग्रेस के लिए उन्होंने इतनी चिंता जाहिर की है। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं अनिल द्विवेदी जी, कांग्रेस एक जो विपक्ष में है तो मजबूत विपक्ष की भूमिका में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। और निश्चित तौर पर जो नगरीय निकाय के चुनाव आएंगे, तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय क्षेत्रों में कांग्रेस की परिषद है, पुनः उसको स्थापित करने में सफल होंगे। और रही बात गुटबाजी की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुटबाजी जनता देख रही है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, किस प्रकार से वहां विद्रोह चल रहा है। और अनुशासन की अगर हम बात करते हैं तो दिव्यांश जी, अनुशासन का मतलब ये नहीं है
कि आप पार्टी के फोरम में बैठक हो रही, वहां कार्यकर्ताओं को बोलने का अवसर ना दो, कार्यकर्ताओं नेताओं की बात ना सुनो। ये भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में होता है। अनुशासन के डंडे का डर दिखाकर उनको मौन करा जाता है। अनुशासन ये होता है संगठन का कि हर व्यक्ति की बात को सुनी जाए। इसका मैं धनंजय जी एक उदाहरण मैं दे सकता हूं। हम जैसे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, चर्चा के दौरान हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक लकीर है, लकीर मर्यादा की है, लकीर अनुशासन की है। मैं आपसे कुछ भी कह सकता हूं, आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक लकीर होती है। मैं वही तो लकीर की बात कहा ना भाई, कार्यकर्ताओं ने अगर अपनी बात रखा है और उनसे अध्यक्ष जी ने व्यक्तिगत मिलकर चर्चा की है, तो भाई मैं नहीं समझता किसी प्रकार से हंगामा अनुशासनहीनता उसको माना जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सभी की बात सुनी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस एक मजबूती के साथ जो काम कर रहा है, मजबूत विपक्ष की भूमिका में है और आने वाले समय में सत्ता में भी रहेंगे। जैसे 5 साल हम सत्ता में रहकर इस प्रदेश की जनता के हितों के लिए काम नतीजे किया, आने वाले समय में देखिए, जनता जो को अवसर नतीजों का मानचित्र है, नतीजों के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल इसके खिलाफ जा रहे हैं, लगातार डाउनफॉल हो रहा है। देखिए चुनाव के परिणाम जो आते हैं सामने, उसमें कई तत्कालिक कारण भी रहते हैं, कुछ तत्कालिक विषय वस्तु होता है, तो उसके कुछ परिणाम ऊपर नीचे जाते हैं। अगर विधानसभा चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं तो 35 सीटों पर है। भारतीय जनता पार्टी तो 15 साल के सत्ता के बाद 15 सीट पर सिमट गई थी, और उस 35 सीट हम जो जीते लेकिन हैं, कई उसके जगहों अलावा से 15 कार्यकर्ताओं की जो बाइट हमने भी सुनी है, दिखाई, गुटबाजी शब्द कईयों ने इस्तेमाल किया है, ये आप जानते होंगे। देखिए, इससे आप खिलाफ नहीं जचते इस बात के। आप देखिए, राजनीतिक पार्टियों के साथ गुटबाजी शब्द और अनुशासन जो है ना एक सामान्य रूप से जुड़ा रहता है, और ये जब कोई विपक्ष में होता है तो कहीं ना कहीं बातें सामने आती रहती है। और मैं तो कह रहा हूँ, कौन सा ऐसा पार्टी है जहां गुटबाजी नहीं होगा? आप भारतीय जनता पार्टी में ले लीजिए ना, मोदी जी और शाह जी के अलावा किसी की चलती है क्या? वहां भी बड़ी गुटबाजी चरम सीमा पर है। वहां तो अनुशासन के नाम से लोगों को डराया जाता है, वहां तो लोकतंत्र है ही नहीं। हमारी पार्टी में हम तो कह रहे हैं ना, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, और हमारे मुखिया जो होते हैं उन बात को सुनते हैं। और अनुशासन का मतलब ये नहीं होता कि आप डरा धमकाकर कार्यकर्ताओं को चुप करें, नेताओं को चुप कराएं। अनुशासन का मतलब ये होता है संगठन की सबकी बात सुनी जाए, वो कांग्रेस पार्टी में होता है। ठीक है, लेकिन एक पक्ष ये भी है और एक कॉमन पक्ष है, जो जीतता है उसकी कमियां उतनी दिखाई नहीं देती, जो हारता है उसकी कमी ज्यादा दिखाई देती हैं, और वो उजागर भी होती हैं। स्वाभाविक सी बात है ना, जो जीता वो सिकंदर वाली बात है। हाँ, अनिल द्विवेदी जी, आप सहमत है इस बात से? जो कमजोर पक्ष होगा, जो हारा हुआ पक्ष है, उसकी कमजोरी ज्यादा पकड़ में जल्दी आ जाती है। वही तो कह रहा हूँ ना, जो जीता वो सिकंदर है। आप देख लीजिए ना, देश में 10 साल से सरकार चलाने के बाद नरेंद्र मोदी जी जो दावा करते थे 400 सीट का 240 में सिमट गए हैं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी तय कर पा रही है कि इसके लिए मोदी जिम्मेदार है कि जेपी नड्डा जी जिम्मेदार है? क्योंकि वहां अगर संगठन होता तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार ठहराते। नहीं धनंजय जी, अगर आपको लगता है कि उनकी साइड कोई कमजोरी है, वो कमजोरी बढ़ रही है, चाहे वो गुटबाजी की हो या कोई भी मसला हो, नुकसान उन्हें होगा, लेकिन जिस कमजोरी से आप जूझ रहे हैं उस पर आपको भी तो काम करना होगा। जरा अनिल जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। अनिल जी। जी देखिए, मैंने जो बात खत्म की थी वो ये थी कि आप नगरीय निकाय चुनाव में अब वो जाना है पार्टी को, पंचायत के चुनाव होने हैं, मंडी बोर्ड के चुनाव होने हैं, और जब आप लोकल स्तर पर चुनाव लड़ते हैं तो ये ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो धमतरी हो, चाहे राजनांद गांव हो, चाहे कोई और शहर हो, वहां पर आपकी पार्टी एकजुट दिखाई दे, कार्यकर्ता खुश हो। अब ये नाराज कार्यकर्ता हैं, इनको मनाने की जिम्मेदारी कैसे होगी? आप पार्टी में बदलाव कर सकते हैं, नए पदाधिकारी ला सकते हैं, पुराने जो चेहरे हैं, जो करप्ट चेहरे थे, जो निष्क्रिय चेहरे थे, उन चेहरों को आप साइड करिए। चुनाव के खत्म होने के बाद पार्टी पर बड़े अनिल जी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि काफी देर से हम इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी के जो माफ कीजिएगा प्रवक्ता कब आएंगे, वो जुड़ गए हमारे साथ। मुकेश शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी, स्वागत भी करता हूं। यहाँ पर गुटबाजी की बात हो रही है, कांग्रेस पर गुटबाजी को लेकर जो मैंने सवाल किए, उनका ये आरोप भी है और पलटवार भी है कि जितनी गुटबाजी के आरोप हमारी पार्टी पे लगाए जा रहे हैं, उससे ज्यादा गुटबाजी की शिकार तो खुद बीजेपी है। देखिए, कहीं ना कहीं लगातार हार से कांग्रेस पार्टी के अंदर में हताशा, निराशा का माहौल छाया हुआ है, और ये लगातार इसके पहले भी देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव के शुरुआत में ही इसी तरीके से राजनांदगांव लोकसभा में हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस ने काउंटर ये किया है कि जीत तो रहे हैं लेकिन 2 मंत्री नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, देखिए, मंत्री बनाना जीत है तो अलग कुछ है, लेकिन पार्टी के अंदर
इस प्रकार के अंतरकलह, पार्टी के अंदर में अनुशासनहीनता जो सार्वजनिक हो गया है, तो आप राजनांदगांव में उस घटना के बाद देखेंगे कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट का क्या हुआ। बुरी तरीके से कांग्रेस, मैंने सवाल किया मुकेश जी, मैंने कहीं ना कांग्रेस से कहीं सवाल किया। जब कांग्रेस का तर्क यह है कि हमारा जो मंच होता है वो सबके लिए एक खुला दरबार है, सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है। बात रखना और अनुशासनहीनता में फर्क है, बहुत फर्क है दोनों में। अनुशासनहीनता यदि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहीं पे जाते हैं और उनके सामने लोग ये कहते हैं कि आप 5 साल हमको पूछे नहीं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर में एक आक्रोश है, वो कार्यकर्ता निकाल रहे हैं। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, भारी संख्या में कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी छोड़कर चले गए। अब फिर इस प्रकार का ये वातावरण बन रहा है कि कार्यकर्ता खुल के पार्टी का विरोध कर रहे हैं, और इसका परिणाम आप देखेंगे कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगी। बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ये दोनों चुनाव हारने वाली है। जिस प्रकार ठीक है, से कांग्रेस में अंतरकलह है या नहीं है, है, कांग्रेस में गुटबाजी है या नहीं है, या फिर बीजेपी में है, मैंने हर एंगल से अपने मेहमानों से सवाल पूछे, उनका पक्ष आपके सामने है, आप खुद तय कीजिए क्या माहौल है पार्टियों के अंदर। फिलहाल मुकेश शर्मा जी, धनंजय ठाकुर जी और अनिल द्विवेदी जी, आप तीनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।